व्यापार पे चर्चा करेंगे। तो 3 पार्ट पढ़ने हम लोग को। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं बेटा, भू राजस्व पर चर्चा करने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सोनम, अंकित, शुभम, प्रतीक जैन, सुधीर, रजनी, आदर्श चौधरी, वंदना, शकीला बानो, योगेश तिवारी, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, रुचि श्रीवास्तव, आदर्श चौधरी, आरटी गौतम, प्रतीक जैन, ये तो है ही वो। ओके चलिए। हाँ शुभम जी, तबीयत ठीक है, तभी क्लास चल रही है। चलिए वापस आते हैं। तो सबसे पहले किस पर बात करेंगे बेटा, भू राजस्व व्यवस्था पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था। गुप्त काल में राजा जो था वो भूमि का मालिक होता था। गुप्त काल में राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न होने वाले या उत्पादन होने वाले, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1/6 से लेकर 1/4 तक का भाग लिया जाता था। यानी कि जो टैक्स होता था, राजा जो टैक्स लेता था उसको भाग के नाम से भी जानते हैं, उसको भोग के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, राजा जरा द्वारा जो कर लिया जाता था उसको कहीं पर आप भाग के नाम से जानेंगे, कहीं पर आप भोग के नाम से जानेंगे, कहीं पर आप उद्रंग के नाम से जानेंगे, और कहीं पर आप उपरिकर के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो ये भाग, भोग, उद्रंग और उपरिकर में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। जब राजा भूमि से जितना भी उत्पादन होता था, या जितना भी उत्पादन होता था उसका 1/6 से लेकर 1/4 तक का भाग लिया जाता था, उस कर को हम कहते थे भाग। लेकिन मनुस्मृति में भोग शब्द का प्रयोग किया गया है। भोग क्या होता था, जब राजा अपनी प्रजा से प्रतिदिन कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में लेता था, जैसे फूल, फल, सब्जी, है ना, ये सब चीजें लिया करता था, तो उसको हम लोग कहते थे भोग। क्या कहते थे बेटा, भोग, ठीक है ना। तो भाग और भोग दोनों क्या है बेटा, भूमि कर है। अच्छा, उद्रंग और उपरी कर क्या है ये समझ लीजिए। स्थायी किसानों जिनके पास खुद की जमीन हुआ करती थी, स्थायी किसानों या काश्तकारों पर लगाए जाने वाले भूमि कर को हम लोग उद्रंग कहते हैं। स्थायी किसानों पर लगाए जाने वाले भूमि कर को हम लोग उद्रंग कहते हैं। जबकि अस्थायी किसानों पर, जो राजा से ही जमीन लेते थे, अनाज पैदा करते थे, भूमि का भी पैसा देते थे, अनाज का भी उत्पादन का कुछ हिस्सा देते थे, ठीक है ना। तो स्थायी काश्तकारों या स्थायी किसानों पर लगाए जाने वाले भूमि कर को हम लोग उद्रंग कहते हैं, जबकि अस्थायी, ठीक है ना, अस्थायी किसानों के ऊपर लगाए जाने वाले भूमि कर को उपरिकर कहते हैं। अब जो किसान हैं, ये जो कृषक हैं, ये जो टैक्स दिया करते थे, ये 2 रूप में दे सकते थे। एक तो हिरण्य के रूप में दे सकते थे, और एक तो मोय के रूप में दे सकते थे, ठीक है ना। कहीं पर मोय मिल जाएगा तो कहीं पर आपका मेय मिल जाएगा। ये हिरण्य क्या है, हिरण्य का मतलब होता है नगद, है ना। या तो किसान पैसा देकर या नगद देकर या सोने के रूप में कुछ देकर, समझ आ गया, अपना टैक्स दे सकते थे, या तो वो अनाज दे सकते थे। अनाज को हम लोग मेय या मोय के नाम से जानेंगे। क्लियर है भाई। अच्छा, भूमि कर को इकट्ठा करने वाले अधिकारी को हम लोग कहते थे ध्रुवाधिकरण। क्या कहते हैं भैया, ध्रुवाधिकरण, बता चुके हैं प्रशासन में। भूमि कर संग्रह को, है ना, भूमि कर का संग्रह करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ध्रुवाधिकरण कहते हैं। और भूमि के अभिलेखों को सुरक्षित रखने के वाले व्यक्ति को हम लोग कहते हैं महाअक्षपटलिक। क्या कहते हैं भैया, महाअक्षपटलिक और कर्णिक। महाअक्षपटलिक और कर्णिक। तो मैंने आपको क्या बताया, भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं, ध्रुवाधिकरण कहते हैं। भूमि के अभिलेखों को, कि किसको कितनी जमीन दी गई, किससे कितना टैक्स आया, यानी भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, महाअक्षपटलिक और कर्णिक करते हैं। यदि भूमि संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा कौन कराता है, न्यायाधिकरण। कौन कराता है भैया, न्यायाधिकरण। हालांकि प्रशासन में बता चुका हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आपने आपको फिर से बताते हैं, क्या बताया हमने भू राजस्व व्यवस्था में, कि गुप्त काल में राजा भूमि का मालिक होता था। भूमि कर के प्रकार होते थे। मनुस्मृति में भोग नाम का शब्द दिया हुआ है, कहीं पर भाग नाम का शब्द मिलता है। भाग क्या है, जितना भी भूमि से उत्पादन होता था उसका 1/6 से लेकर 1/4 तक का जो टैक्स लिया जाता था उसको हम लोग भाग कहते थे। मनुस्मृति में भोग शब्द का प्रयोग किया गया है, जो राजा प्रतिदिन फूल, फल या सब्जी के रूप में लेता था। उद्रंग क्या है, स्थायी किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, स्थायी काश्तकारों या कृषकों से लिया जाने वाला भूमि कर है। और अस्थायी किसानों या अस्थायी काश्तकारों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या है बेटा, ऊपरी कर है। क्या है बेटा, ऊपरी कर है। क्लियर है। भूमि कर को संग्रह जो करता था, इकट्ठा करता था, उसको ध्रुवाधिकरण कहते थे। जो इनके अभिलेखों को लिखता था उसको महाअक्षपटलिक और कर्णिक कहते थे। और भूमि संबंधी विवादों में निपटारा न्यायाधिकरण करता था। जो किसान थे वो भूमि कर 2 रूप में दे सकते थे, हिरण्य मतलब कि नगद के रूप में दे सकते थे, और या फिर मेय या मोय के रूप में दे सकते थे, मतलब अनाज के रूप में दे सकते थे, अनाज के रूप में दे सकते थे, ठीक है ना। क्लियर है, ओके गुड। सोनम, वंदना, ठीक है बेटा, मीनाक्षी, नम्रता, निवेदिता, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। कुछ अन्य प्रकार के करों की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बेटा भू राजस्व व्यवस्था की आज बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग आज सिर्फ भू राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे। चलिए, कुछ अन्य प्रकार के करों की बात करते हैं, जैसे विष्टि, जैसे बलि। तो विष्टि क्या है और बलि क्या है, और बलि आपको हमने कई बार बताया भी है, ठीक है ना। तो विष्टि क्या है, बलि क्या है, अन्य प्रकार की बात करते हैं। विष्टि हो गया, बलि हो गया, शुल्क हो गया। विष्टि, बलि, याद कीजिए, अगर आपने हमसे इतिहास पहले प्री वाली पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उसमें कि बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। पहले ऋग्वैदिक काल में ये स्वेच्छात्मक होता था, प्रजा अपने मन से देती थी कि राजा हमारी अच्छा करता है तो हमको देना चाहिए कुछ ना कुछ। कुछ समय बाद राजा ने इसको अनिवार्य कर दिया था, है ना। तो ये गुप्त काल में क्या था भैया, एक धार्मिक करता था। विष्टि क्या है भैया, निःशुल्क या बेगारी श्रम है। यह निःशुल्क या बेगारी श्रम है। यह क्या है, यह एक धार्मिक कर है। यह क्या है बेटा, एक धार्मिक कर है। शुल्क क्या है,
शुल्क अमर कोश में इसको हम लोग चुंगी कर के नाम से जानते हैं। तो चुंगी कर मतलब क्या होता है ना? चुंगी कर मतलब क्या होता है? शुल्क, यानी कि किसी दूसरे राज्य से या फिर किसी दूसरे देश से हम लोग जो आयात निर्यात करते हैं तो जो सीमा पार जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुल्क कहते हैं, ठीक है ना। और इस शुल्क को वसूलने वाले अधिकारी को हम लोग सौल्किक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सौल्किक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो शुल्क क्या होगा बेटा? सीमा पार, सीमा पार वस्तु के आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर। अच्छा, एक बात समझिएगा, हम लोग वस्तु पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। जो आप आ रहे हो जा रहे हो उस पर जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो शुल्क है। अगर हम लोग वस्तु पर टैक्स लगाएंगे, है ना, कि हम कहते हैं कि राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं से आयात, वस्तुओं तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं के ऊपर, है ना, अगर हम कहते हैं राज्य में जो वस्तु उत्पन्न हो रही है उसको जब हम बेचते हैं बाहर जाकर, या फिर जो बाहर चीजें उत्पन्न हो रही है उसको जब हम अपने यहाँ लाते हैं, तो उस वस्तु पर जो कर लगाया जाता है उसको कहते हैं भूतोपांत प्रत्यय। भूतोपांत प्रत्यय। तो भूतोपांत प्रत्यय क्या है ना? लिखेंगे यहां पर, राज्य में या बाहर जो भी वस्तु का आयात और निर्यात किया जा रहा है उस वस्तु पर लगाया जाने वाला कर। तो अगर वस्तु पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो भूतोपरांत प्रत्यय है, लेकिन जो आने जाने पर टैक्स लगाया जा रहा है वो क्या है बेटा? शुल्क है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगला क्या है? हारी लाकर, हलों पर लगाया जाने वाला कर। राजा विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे हल प्रदान करता था जिससे खेती अच्छी हो सके या फिर जमीन अच्छी उपजाऊ हो सके, ठीक है ना। तो हरी लाकर क्या है? हल पर, हलों पर लगाया जाने वाला कर है। उस समय पूजा पाठ का बहुत प्रचलन हुआ करता था, तो वायु देवता और पवन देवता को खुश करने के लिए सभी किसान या जिसके पास जमीन होती थी वो सब थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे, और पूजा पाठ करके जब वर्षा का अभाव हो जाता था या पवनों का अभाव हो जाता था, जब बादल नहीं आते थे तो उनके लिए पूजा की जाती थी। तो वात भूत कर, वात भूत, ये क्या है बेटा? तो लगाएंगे, वात मतलब होता है वायु, है ना, भूत मतलब होता है पानी। तो पानी और वायु वाले देवताओं की पूजा करने के लिए इकट्ठा किए गए कर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वात भूत कर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो वायु और पानी की देवताओं के पूजा करने के लिए इकट्ठा किया गया कर। वृष्टि हो गया, बलि 1 2 3 4 5 6, एक और लिखते हैं हम लोग। हाँ, अवलगक कहेंगे भैया, अवलगक। अवलगक, ये अवलगक क्या है समझिएगा? सेना के लिए, सेना के लिए युद्ध के समय, सेना के लिए युद्ध के समय जब प्रजा अपने यहाँ से कुछ बना बनाकर खाना पहुंचाती थी सेना की सहायता के लिए, तो उसको हम कहते हैं अवलगक, है ना। तो युद्ध के समय, युद्ध के समय सैनिकों को प्रजा द्वारा दी जाने वाली खाद्य सामग्रियां या खाद्य वस्तुएं। तो हमने कुछ अन्य प्रकार के कर बताया आपको। वृष्टि क्या है? निःशुल्क या बेगारी श्रम है। बलि क्या है? धार्मिक कर है। शुल्क क्या है? सीमा पार वस्तु आयात निर्यात कर करने वाले टैक्स को लोग शुल्क कहते हैं, लेकिन उस वस्तु पर लगाए गए कर को भूतोपरांत प्रत्यय कहते हैं। हलों पर लगाए जाने वाले कर को हली लाकर कहते हैं। वायु देवता और पवन देवता की पूजा करने के लिए इकट्ठे किए गए कर को हम लोग वात भूत कर कहते हैं। और अवलगक से युद्ध के समय सैनिकों को, है ना, प्रजा के द्वारा दी गई खाद्य सामग्रियों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? तो अवलगक कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर हम लोग कामंदकीय नीति सार को पढ़ें, अगर हम लोग कामंदकीय, कामंद एक विद्वान है, तो अगर हम लोग कामंदक के नीति सार को पढ़ें तो कामंदक के नीति सार में कामंदक ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य जो है ना, वो पानी को कैसे पीता है? अपनी किरणों से। तो सूर्य जिस प्रकार अपनी किरणों से पानी को वाष्पित करके अपने पास लाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से राजा को भी जो टैक्स है वो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। बात समझ रहे? वो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, एक बार में नहीं, है ना। और इस प्रकार लेना चाहिए कि उनको दर्द भी ना हो कि जिसको जो पानी दे रहा है या जो पानी वाष्पित हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी वाष्पित हो जाएगा तो क्या होगा? तो त्राही त्राही मच जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये लाइन लिखिएगा जब भी आप मेंस की रैंकिंग कीजिएगा तो लिखिएगा कि कामंदक ने नीति सार में बताया है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा से थोड़ा थोड़ा धन, है ना, लेना चाहिए या टैक्स रूप में लेना चाहिए। राजा के आचरण, राजा का जो चरित्र है उसकी तुलना कामंदक ने ग्वाले और माली से की है। ग्वाले और माली से की है कि ग्वाला जब अपने दूध से जितना, अपने गाय से जितना दूध ले पाता है, जितने समय में, कब कितना समय है कि गाय दूध देने वाली है ना, तभी वो दूध निकालता है। माली जानता है कि फूल कब तोड़ना है, तो फूल क्या प्रसुप्तावस्था तोड़ लेना है, कि छोटे में तोड़ना, कि कली के लिए तब तोड़ना, कि जब बड़ा हो जाए तब तोड़ना है ना। तो ये बात राजा को पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, योगेश तिवारी जी, आपको ठीक उसी तरीके से पिछले किसानों को ठीक उसी प्रकार से नहीं पता चलता था कि वो इतने सारे टैक्स देते हैं तो बचता क्या उन्हीं के पास, जिस प्रकार से आज के किसानों को या आज हम लोगों को नहीं पता चलता है कि इतना टैक्स दे रहे हैं। समझ में आ गया? आप ब्रेड लेने गए, उसने कह दिया 10 रुपए ब्रेड है, आपने 10 रुपए दे दिए, ठीक है ना। अब अगर तुम उसकी सही से छानबीन करोगे तो आपको पता चलेगा उसकी ब्रेड की कीमत 4 रुपए थी या 5 रुपए थी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग को पता है ना कि 10 रुपए ब्रेड मिलती है तो लोग उतने पैसे इकट्ठा करते हैं जो 10 रुपए दे पाए, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। फटाफट ऐसे बोलो। अभिजीत श्रीवास्तव यस सर, निवेदिता यस सर, शालिनी, वंदना, पवन कुमार, सोनम, संदीप, ठीक है, गुड। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा भूमि के प्रकारों में। अब इसमें बात करेंगे बेटा हम लोग। अब थोड़ी सी बात करते हैं भूमि के प्रकार। नारद स्मृति में भूमि के 3 प्रकार बताए गए हैं।
अमरकोश में भूमि के 12 प्रकार बताए गए हैं। इन सब से हटकर भी हम लोग भूमि के प्रकार पर चर्चा करेंगे कि गुप्त काल के अभिलेख बहुत ज्यादा पाए गए हैं, तो सभी अभिलेखों में कुछ ना कुछ नया नया शब्द मिलता रहता है भूमि के लिए। ठीक है, और बच्चों ने आंसर राइटिंग की है और बहुत जबरदस्त आंसर राइटिंग की है। कुछ बच्चों ने जितना मैंने बोला है उन्होंने डिट्टो नोट कर दिया है। नोट कर दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या मैंने जितना बोला उसको आपने याद करके लिखा है, समझ करके लिखा है कि अगर आप मेथ राइटिंग कर रहे हो, अगर बाई चांस भूल गए तो क्या आप वापस लिख पाओगे? ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैंने जितना बोला आपने तुरंत ही पूरा वैसे एज इट इज छाप दिया। छापने से संबंधित नहीं है, अगर आप छाप दे रहे हो एज इट इज तो भी बहुत वाही वाली बात है, समझ आ गया। लेकिन अगर आप कुछ भूल भी जा रहे हो, मैं आपको इतना ज्यादा पढ़ा देता हूं कि अगर आप कुछ 5-6 लाइनें या फिर 8-10 लाइनें इधर हो जाती हैं, भूल जाते हो, है ना, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको इतना आना चाहिए कि आप अपना आंसर अच्छे से लिख सको, पता ना चले कि कुछ छूटा है। ठीक है ना, जो मैं बीच में पंच मारता हूं, जैसे कामंदा के नीति सार में क्या कहा गया, जो मैं बीच में पंच मारता हूं उस पंच को आप थोड़ा सा अच्छे में लिख सकते हैं भड़काऊ चीजों में। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम लोग बात करने वाले हैं भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार में सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्र, वास्तु, गोचर, सिल। क्षेत्र, वास्तु, गोचर, खिल। ठीक है ना, खिल, अर्धखिल ये सब बाद में देखेंगे, खिल की जगह सिल लिखते हैं, है ना। नारद स्मृति में 3 प्रकार की भूमि बताई गई है, खिल, अर्धखिल और वन, है ना, तो वही खिल याद आ गया, खिल की जगह लिखेंगे सिल। क्षेत्र, वास्तु, गोचर, सिल, अप्रदा, अपराहत। अप्रदा, अपराहत। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र की। तो जो जमीन खेती के लिए उपयुक्त होती है उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्र। खेती के लिए उपयुक्त, खेती के लिए उपयुक्त जमीन को हम लोग कहते हैं क्षेत्र। तो वास्तु क्या है? वास्तु रहने के लिए, मकान बनाने के लिए जो भूमि यूज की जाती है उसे कहते हैं वास्तु। वास्तु मतलब वास या मकान बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जिस भूमि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं वास्तु। गोचर गाय के चरने के लिए, मतलब क्या है? चारागाह भूमि, चारागाह भूमि। बात करते हैं सिल की, जो भूमि जोती नहीं जा सकती उसे हम कहते हैं सिल। जो भूमि जोती मतलब जुताई नहीं हो सकती, जोती नहीं जा सकती, कठोर भूमि, उसे हम कहते हैं सिल। अप्रदा क्या होता है? ऐसी भूमि जिस पर विवाद चल रहा होता है, जो किसी को नहीं दी गई होती है, तो विवादास्पद भूमि, विवादास्पद भूमि। और भूमि देखो, अगर कहते हैं भूमि कर या भूमि संबंधी विवादों का निपटारा कौन कराता है? न्यायाधिकरण। कौन कराता है भैया? न्यायाधिकरण। ठीक है ना। अच्छा, अपराध क्या है? बिना जोती गई जंगली भूमि, बिना जोती गई जंगल वाली भूमि। ठीक है ना। तो क्षेत्र हो गया, वास्तु हो गया, गोचर हो गया, सिल हो गया, अप्रदा हो गया और अपराहत हो गया। कुछ और भूमि की बात करते हैं, शतक भूमि। अपना और पराया की सब देखते हैं। शतक भूमि ऐसी भूमि जिस पर किसी का निजी स्वामित्व होता है, या फिर ये मेरी भूमि है, मतलब पर्सनल भूमि, है ना। तो जिस पर निजी स्वामित्व होता है, जिस भूमि पर निजी स्वामित्व होता है उस भूमि को हम लोग कहते हैं शतक भूमि, निजी स्वामित्व वाली भूमि। दूसरा हो गया कृष्ट प्रकृष्ट भूमि। ठीक है ना, स्वयं खेती की जाने वाली भूमि। ठीक है ना, जो जिसकी भूमि होती है वही उसमें चीजें पैदा करता है, उगाता है, मतलब जो शतक होगा, जिसके पास शतक भूमि होगी, है ना, अगर वो खुद उगाता है ना, खुद उगाता है, मतलब जिसके पास भूमि है, यदि वही व्यक्ति, वही मालिक अगर खुद उसमें खेती करता है, तो उस प्रकार की भूमि को कृष्ट प्रकृष्ट भूमि कहते हैं। कृष्ट प्रकृष्ट भूमि मतलब क्या है? स्वयं खेती की जाने वाली, यानी मालिक द्वारा जब अपनी खेती, जब अपनी जमीन पर खेती की जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग कृष्ट प्रकृष्ट भूमि। अदैव मात्रक भूमि, अदैव मात्रक भूमि ऐसी भूमि जिस पर पानी ना भी डाला जाए फिर भी वो अच्छी उपज प्रदान करे, है ना। तो बिना वर्षा द्वारा अच्छी उपज देने वाली भूमि को हम लोग कहते हैं अदैव मात्रक भूमि। ठीक है ना। आपने सुना होगा अग्रहारी आते हैं, कास्ट होती है अग्रहारी। पहले ये एक वर्ग हुआ करता था, तो अग्रहारी कौन होते हैं? अग्रहारी ये भूमि होती है ब्राह्मणों को दान में मिलने वाली भूमि, ब्राह्मणों को दान में मिलने वाली भूमि। तो ब्राह्मणों को दान में मिलने वाली भूमि को हम लोग कहते हैं अग्रहारी। अदैव मात्रक बिना वर्षा द्वारा अच्छी उपज देने वाली भूमि। कृष्ट प्रकृष्ट स्वयं मालिक द्वारा जब किसी भूमि पर जुताई होती है या फिर कृषि की जाती है तो उसे कहते हैं कृष्ट प्रकृष्ट भूमि। शतक ऐसी भूमि जिस पर किसी का निजी स्वामित्व होता है, राजा का स्वामित्व नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं शतक भूमि। ठीक है। क्षेत्र क्या है? खेती के लिए उपयुक्त भूमि को हम लोग क्षेत्र कहते हैं। वास्तु वास या मकान बनाने वाली भूमि, मकान बनाने वाले स्थान, ठीक है, या भूमि को। गोचर चारागाह वाली भूमि। शिल जो भूमि जोती नहीं जा सकती है, कठोर भूमि। अपराध विवादास्पद भूमि और अपराध बिना जोती गई जंगली भूमि। क्लियर भाई? तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसी बातें करी जो गुप्त काल के अभिलेखों में जो भूमि की चर्चा की गई है उन पर बात करी। अब हम लोग यहाँ पर 2 विद्वान देखेंगे, यानी 2 स्मृतियां देखेंगे। एक होगा नारद स्मृति के अनुसार भूमि के 3 प्रकार हैं और अमरकोश के अनुसार भूमि के टोटल 12 प्रकार हैं। ठीक है ना। तो इनसे हटकर कुछ और याद करना है आपको। क्या करते? क्षेत्र, वास्तु, गोचर, सिल, अपराध, अपराहत, शतक, कृष्ट प्रकृष्ट, अदैव मात्रक और अग्रहारी। बिल्कुल सही, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे नारद स्मृति के अनुसार भूमि के प्रकार 3 है, खिल, अर्धखिल और वन, ठीक है ना, या अर्धखिल, खिल और वन। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो फटाफट जैसे बोलो बेटा। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो फटाफट जैसे बोलो। तो हम लोग बात करेंगे नारद स्मृति के अनुसार भूमि के प्रकार। नारद स्मृति के अनुसार भूमि के प्रकार। तो पहला क्या बताया हमने आपको? अर्धखिल भूमि। दूसरा क्या बताया? खिल भूमि। और अगला क्या बताया? वन भूमि। ऐसी भूमि जिस पर 1 साल तक जुताई ना की गई हो या 1 साल से खेती ना की गई हो। जिस भूमि पर 1 वर्ष से खेती ना की गई हो उस भूमि को कहते हैं अर्धखिल भूमि। जिस भूमि पर 3 साल तक खेती ना की गई हो उसे कहते हैं खिल भूमि। और जिस भूमि पर 5 वर्षों से है ना खेती ना की गई हो उसे हम कहते हैं वन भूमि। तो जिस भूमि पर 1 वर्ष तक खेती ना की गई हो, यहां क्या हो गया? जिस भूमि पर 3 वर्ष तक खेती ना की गई हो, जिस भूमि पर 5 वर्ष तक खेती ना की गई हो उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? वन भूमि। तो अर्धखिल, खिल और वन भूमि। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, नारद स्मृति के अनुसार गुप्त काल में भूमि के प्रकार बताइए। तो आप इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन में इसको निपटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, क्लियर क्लियर, यस सर। आज श्रेया अग्रवाल नहीं आई है बेटा। पवन कुमार ओके, 1 3 5, ठीक है। आरडी गौतम ओके, गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अमरकोश के अनुसार, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकार। तो सबसे पहले हो जाएगा उर्वरा, ऊसर, मरु, अप्राहत, साधवल, पंकिल, जल प्रायानुपम, कच्छ, सरकरा, नदी मात्रक, देव मात्रक। टोटल आपके 12 प्रकार की भूमि आपको देखने को मिलेगी। नदी मात्रक, नदी से सींची जाने वाली भूमि। देव मात्रक, वर्षा के द्वारा सींची जाने वाली भूमि। अदैव मात्रक क्या था? अदैव मात्रक वो भूमि थी जहां पर वर्षा नहीं होती थी फिर भी वो भूमि अच्छी उपज देती थी, इसलिए उसको हम लोग अदैव मात्रक कह रहे हैं। जबकि देव मात्रक क्या होगा? वर्षा के आधार पर सींची गई भूमि को, है कि नहीं? क्या लिखेंगे? अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकार। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो आप लिख लेंगे। सबसे पहले उर्वरा, फिर ऊसर। आप जानते हैं उर्वरा मतलब उपजाऊ वाली भूमि, है ना? उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि, ऊसर मतलब बंजर भूमि, ऊसर मतलब बंजर भूमि। मरुभूमि मतलब मरुस्थल वाली भूमि, मतलब कि रेगिस्तानी भूमि। अप्राहत, और हमने आपको अभी इसके पहले अप्रद और अप्राहत, है ना? अब इसके पहले हमने आपको भूमि के प्रकार बताया था, एक था अप्राहत और एक था अप्रदा। तो उसमें अप्राहत क्या था? बिना जोती गई जंगली भूमि, और अप्रदा क्या था? विवादास्पद भूमि, है कि नहीं? और यहाँ पर अप्राहत हुआ मतलब क्या है? परतदार भूमि। क्या बेटा? परतदार भूमि, ठीक है ना? 5वां शाद्वल, शाद्वल मतलब घास की भूमि। शाद्वल मतलब बेटा घास की भूमि। पंकिल, कीचड़ वाली भूमि। पंकिल मतलब कीचड़ वाली भूमि। जल प्रायनुपम, जल प्रायनुपम भूमि, ऐसी भूमि जहां पर लगातार पानी भरा रहता है, जल से भरी भूमि, ठीक है, पानी से भरी भूमि। कच्छ, पानी के निकट वाली भूमि। पानी के बगल में जो भूमि होती, जमीन होती है, तो पानी के निकट की भूमि को हम क्या कहते हैं? कच्छ। जैसे गुजरात का कच्छ, कच्छ की खाड़ी, है ना? अच्छा, सरकरा भूमि यानी कंकरीली भूमि। सरकरा भूमि जहां पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है ना? सरकरा भूमि मतलब कंकरीली भूमि। सरकावती भूमि मतलब रेतीली भूमि जहां पर बालू ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मरुभूमि मतलब टोटल रेगिस्तानी भूमि है, और सरकावती मतलब जहां पे बालू ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे टोटल बालू है, रेत है, यहाँ पे हल्की हल्की रेत है। सरकावती मतलब रेतीली भूमि। नदी मात्रक, नदियों से सींची जाने वाली भूमि। देव मात्रक, वर्षा से सींची जाने वाली भूमि। तो इस प्रकार से हमने आपको ये अमरकोश की 12 भूमियों पर चर्चा करी। अब हम लोग याद कर सकते हैं भूमि संबंधी नियम, भूमि संबंधी नियम और भूमि मापने की इकाई। भूमि संबंधी नियम और भूमि मापने की इकाई। तो भूमि संबंधी जो नियम है इनकी संख्या टोटल 6 है। पहला देखते हैं, पहला है नीवी। क्या है बेटा? पहला है नीवी धर्म। क्या है बेटा? नीवी धर्म, नीवी धर्म। तो भूमि संबंधी नियमों में 6 शब्दावलियां मिलती हैं। उन 6 शब्दावलियों को हम लोग गुप्त काल में टोटल 6 शब्दावलियां मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नीवी धर्म, ठीक है ना? किसकी बात करेंगे बेटा? नीवी धर्म की। नीवी का अर्थ होता है मूलधन। क्या होता है बेटा? मूलधन। कहीं पर भी नीवी धर्म लिखा है, इसका मतलब क्या है? भूमि सदा अपरिवर्तित रहेगी, मतलब भूमि कभी भी चेंज नहीं होगी। चाहे जितनी खेती कर ली जाए, चाहे जितनी जुताई कर ली जाए, तो क्या होगा? भूमि सदा अपरिवर्तित रहेगी। इसे हम लोग कहते हैं नीवी धर्म भूमि, है ना? अगला क्या मिलेगा आपको? अक्षय नीवी धर्म।
तो नीवी धर्म मतलब क्या है बताया हमने आपको, वह भूमि जो सदा अपरिवर्तित रहेगी उसे हम लोग कहते हैं नीवी धर्म। नीवी का मतलब होता है मूलधन एक्चुअली में। अक्षय नीवी धर्म क्या होता है, वह भूमि जिसका डिके नहीं होता, डिके मतलब होता है क्षय, मतलब कि वो उसका उपजाऊपन खत्म नहीं होता है, बात समझ आ रही है, ऐसी भूमि जिसका उपजाऊपन खत्म नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं अक्षय नीवी धर्म, ठीक है ना। अच्छा अब देखते हैं भैया, नीवी धर्म अक्षय, तीसरी शब्दावली है नीवी धर्म अक्षय, ऐसी भूमि जो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को दी, यानी वह भूमि जिसे दूसरों को दान देने का भी अधिकार हो, वह भूमि जिसे किसी व्यक्ति को दान देने का भी अधिकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं नीवी धर्म अक्षय भूमि, ठीक है ना। अब बात करेंगे अप्रदा भूमि। अप्रदा मतलब क्या होता है, बताया था, एक था अप्रदा और एक था अपराहत। यहाँ पर अपराहत का मतलब होता है परतदार भूमि, है ना, और ऊपर जो हमने आपको पहले बताया था उसमें अपराहत का मतलब क्या होता है, बिना जोती गई जंगली भूमि, जबकि अप्रदा मतलब क्या होता है, विवादास्पद भूमि। तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं अप्रदा धर्म, यानी क्या है, अप्रदा धर्म। तो अप्रदा धर्म मतलब है, हाँ, भूमि दान में पाने वाला व्यक्ति वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति को दान में नहीं दे सकता। यहाँ पर भूमि दान में पाने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दान में दे सकता है, उस भूमि को कह रहे हैं नीवी धर्म अक्षय। और अप्रदा धर्म भूमि क्या है कि ऐसी भूमि जो किसी ने किसी व्यक्ति को दान में दी तो वह व्यक्ति उसको दोबारा दान में किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता, तो उसको हम कहते हैं अप्रदा धर्म, ठीक है ना। अच्छा अप्रदा नीवी धर्म, अप्रदा नीवी धर्म, अप्रदा नीवी धर्म, इसका अर्थ भी यही होता है कि दान में पाई गई भूमि किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। इनका मतलब इसका मतलब दोनों की है। छठा भूमि छिद्र, भूमि छिद्र न्याय भूमि, है ना। भूमि छिद्र न्याय भूमि का मतलब क्या है, बंजर भूमि, ऐसी भूमि जिसको बेचा नहीं जा सकता या ऐसी भूमि जिसको कोई खरीदता नहीं है ना, उसके उस भूमि के नीचे जितना भी गड़ा हुआ खजाना होता है ना, उस पर राजा का हक होता है। तो भूमि छिद्र न्याय, भूमि छिद्र न्याय, ये छठा शब्द मिलता है हमको। इसका मतलब होता है बंजर भूमि या फिर ऐसी भूमि जिसका क्रय विक्रय नहीं होता है, इस भूमि के नीचे अंदर गड़ा हुआ खजाने पर स्वामित्व राजा का होता है ना। विद्वान है डॉक्टर डीसी सरकार, उन्होंने इसको बंजर भूमि से बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा बताया है, ठीक है ना। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूमि छिद्र न्याय का मतलब होता है बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बदलना, जबकि अधिकतर विद्वान कहते हैं भूमि छिद्र न्याय का मतलब होता है ऐसी भूमि जिसको खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, ये टोटल पूरी बंजर भूमि होती है, इसको सही भी नहीं किया जा सकता, है ना, और इसके अंदर जो गड़ा हुआ खजाना है उस पर राजा का स्वामित्व होता है। तो हमने भूमि संबंधी कुछ नियम थे, भूमि संबंधी कुछ नियमों की शब्दावली थी, उन शब्द भूमि को हमने यहाँ पर आपको 6 प्रकार में बांटा। जिस भूमि पर लड़ाई होती है उसको हम लोग विवादास्पद भूमि कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अप्रदा भूमि बेटा। पांडव, ठीक है। तो भूमि संबंधी नियमों की शब्दावलियां, ठीक है। तो ये 6 शब्दावली हमको गुप्त लिखुस मिला है, मनोज, वंदना, प्रतीक, जैन, रजनी, सोनम, ओके जी सर, यस सर, ओके सर, ठीक है, गुड। तो भूमि मापने की इकाइयों पे चर्चा करते हैं। भूमि मापने की इकाइयों के अगर हम लोग बंगाल चले जाए, कहां चले जाए बेटा, बंगाल चले जाए, तो बंगाल में भूमि मापने के लिए एक शब्द हमको मिलता है पाटक। क्या मिलता है बेटा, पाटक, ठीक है ना। बंगाल में जगह है गुनैधर, तो बंगाल के गुनैधर अभिलेख में हमको मिलता है कि उनके पास 11 पाटक जमीन थी। तो कहीं ना कहीं जो पाटक है वो क्या है, भूमि मापने की इकाई है। जबकि बौधायन ने भूमि माप के लिए एक नए शब्द निवर्तन का प्रयोग किया है। गुप्त काल के अभिलेखों में नड़ शब्द का भी प्रयोग हुआ है। नड़ का मतलब होता है 6 लट्ठे वाला, सॉरी, नड़ का मतलब होता है लट्ठा, और लट्ठे में एक लट्ठे में होते हैं 6 हाथ, ठीक है ना। उससे भी क्या किया जाता है बेटा, भूमि नापी जाती थी। तो हम आपको सीधे सीधे यही बता देते हैं कि भूमि नापने वाली इकाइयां कौन कौन सी हैं, है ना। निवर्तन, पाटक, नड़, कुल्यावाप, द्रोणावाप और आड़वाप। तो वाप मतलब होता है बेटा मापना, कुल्यावाप, आड़वाप, निवर्तन। तो भूमि मापने की इकाइयां कौन कौन सी हमको मिली हैं, पाटक, निवर्तन, पाटक, नड़। नड़ क्या होता है बेटा, नड़, तो नड़ मतलब होता है लट्ठा। क्या होता है बेटा, लट्ठा, और एक लट्ठे में 6 हाथ होते थे, 6 हाथ बराबर, ठीक है। आड़वाप, कुल्यावाप, कुल्यावाप, आड़वाप और द्रोणवाप। क्या है बेटा, द्रोणवाप, द्रोणवाप, क्लियर। तो ये क्या है बेटा, ये आपके हो गए भूमि मापने की इकाइयां। बात करेंगे वर्षा एवं सिंचाई की। तो हमने बताया आपको सिंचाई वाली भूमि कौन कौन सी थी, नदी मात्रक, दैव मात्रक, है ना। वर्षा और सिंचाई की बात की जाए तो वाराह विमीर बताया था हमने आपको, जब हम लोग आपको सामाजिक स्थिति बता रहे थे गुप्त काल की, तो वाराह विमीर ने किताब लिखी थी बृहत संहिता। तो वाराह विमीर की किताब बृहत संहिता में वर्षा की संभावना और वर्षा की कमी पर बृहत रूप से चर्चा की गई है। वाराह विमीर ने अपनी किताब बृहत संहिता में मौसम के लिए बहुत सारी अच्छी भविष्यवाणी की थी और उनकी भविष्यवाणी अधिकतर सही भी रही है। तो गुप्त काल में मौसम की भविष्यवाणी पर की गई किताब, लिखी गई किताब का नाम क्या हो गया, बृहत संहिता। किसने लिखी बेटा, वाराह विमीर ने लिखी है। अगर बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई करने के लिए हमको 3 प्रकार के यंत्र मिले हैं, 3 प्रकार के यंत्र, है ना। कोई कहता है सिंचाई के साधन के लिए या सिंचाई करने के लिए, है ना, हम लोग अर्घट का प्रयोग करते थे,
अर्घट का प्रयोग करते थे, याद रखिएगा, अर्घट का प्रयोग करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग आया और ह्वेनसांग ने कहा अपनी किताब सी यूकी में कि सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे, घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। बाण भट्ट की किताब का नाम है हर्ष चरित्र, और हर्ष चरित्र में लिखा है बाण भट्ट ने कि सिंचाई के लिए तुला यंत्र का प्रयोग करते थे, तुला यंत्र का प्रयोग करते थे। क्लियर है। तो अर्घट का मतलब रहट होता है, रहट मतलब सिंचाई यंत्र, रहट, रहट। तो गुप्त अभिलेखों में सिंचाई के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया गया है उसको हम कहते हैं अर्घट, घंटी यंत्र। ह्वेनसांग ने अपनी किताब सी यूकी में जिस सिंचाई यंत्र का प्रयोग किया उसका नाम है घंटी यंत्र, और बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में जिस यंत्र का प्रयोग किया गया है उसे हम लोग कहते हैं तुला यंत्र, ठीक है। तो अगले चरण पे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक दशा में ही, आर्थिक स्थिति में ही महाजनी व्यवस्था या साहूकार व्यवस्था, ठीक है ना। गुप्त काल में ऋण से प्राप्त ब्याज को, गुप्त काल में ऋण से प्राप्त ब्याज को दूषित या कृष्ण धन कहा गया है। दूषित या कृष्ण धन क्यों कहा गया है? कि ऋण के ऊपर जो ऋण लिया जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए इसको दूषित या कृष्ण धन कहा जाता है, काला धन कहा जाता है। इस काल में 15% ब्याज को न्याय संगत माना जाता था। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर समुद्र पार से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे 20% ब्याज दिया जाता था। मनु स्मृति और नारद स्मृति में 4 प्रकार के ब्याज का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। जबकि गौतम ऋषि और बृहस्पति ऋषि ने 6 प्रकार के ब्याज का वर्णन किया है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल या अगले दिन पे, ठीक है ना। तो महाजनी व्यवस्था या साहूकारी व्यवस्था आपको यहीं देखने को मिलेगी। सामंत काल भी शुरू हो जाएगा आपका कुछ समय बाद, और इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे धार्मिक स्थिति में। तो आज आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, आज आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोग को अभी प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन और गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति पर ही लिखना है। आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा नहीं करेंगे, भूमि पर चर्चा नहीं करेंगे, भू राजस्व व्यवस्था पर चर्चा नहीं करेंगे, भूमि के प्रकार पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जब आर्थिक दशा कंप्लीट करा लेंगे तब आपको कंप्लीट करना है, या फिर आपको चर्चा उस पर करनी है, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया मुस्कान। लोअर पीसेस मतलब कि जो यूपी ट्रिपल एससी वाला रिजल्ट आ गया क्या? जो यूपी ट्रिपल एससी का रिजल्ट था वही था क्या बेटा? अरमान जी आप परेशान मत होइए, मुस्कान जी बता दीजिए जरा सा इनको, आपका लोअर पीसेस में जो सिलेक्शन हुआ है उसमें आपने क्या किया, जरा देख लेते हैं हम भी, क्या रिजल्ट आ गया क्या? हाँ रिजल्ट आ गया है बेटा, यूपी ट्रिपल एससी लोअर वेरी पोस्ट रिजल्ट, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मुस्कान जी। तो वेरियस पोस्ट के लिए था यूपी ट्रिपल एससी में यहाँ पर, और बहुत अच्छी बात है बेटा आपका हो गया है। क्या इसका मेन सेंस भी होना है? अगर होना हो तो बता दीजिएगा जरा सा, तो हम आपके हेल्प कर देंगे जरूर। अभी मार्केट इंस्पेक्टर वाला भी आने वाला रिजल्ट, वो भी हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है बेटा, चलिए चलते हैं, बहुत बहुत